फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करती हूँ. माय नेम इज़ डॉक्टर हिफ्ज़ा बतूल. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज. मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है. उसके बाद मैंने जो फॉर्मली CSS की तैयारी स्टार्ट की थी वो 2018 में अगस्त में स्टार्ट की थी. सो 2019 वाज माय वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट और लकीली मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर लिया. हम जर्नली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिस एजेंडा पे हम बात करेंगे वो ये है कि हम उसमें ये चीज़ देखेंगे कि CSS क्या है, क्यों करना चाहिए CSS, व्हाट इज़ द रीज़न कि हमें CSS करना चाहिए, और फिर कौन सी मेन चीज़ें हैं जो CSS के लिए नेसेसरी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो दैट इज़ द बेसिक की फैक्टर इंग्लिश, तो उसके ऊपर हमें कैसे वर्कअप करना चाहिए. उसके बाद हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स जो हैं उनके साथ हमें इन टच रहना चाहिए. तो और अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सब के सब मैं लास्ट पे आंसर करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जर्नली डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आप लोगों की क्यूरीज कौन सी हैं. अच्छा जी, हम यहाँ पे और उसके साथ हम ये देखेंगे कि एक टाइम स्पैन में हमें तैयारी करनी चाहिए. हम कहते हैं कि हम CSS की तैयारी करें तो बहुत से लोग उसको साल 2-2 साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड वो क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होते. वो इतनी करेज इकट्ठी नहीं कर सकते कि वो एग्ज़ाम में अपेयर हो सके. बट द थिंग इज़ दैट कि आपको अपने आप को सबसे पहले इस चीज़ पे तैयार करना है कि आपके पास अगर 5 माह हैं, 6 माह हैं या आइडियली 1 साल है, तो आपने क्या करना है कि उस 1 साल के अंदर चीज़ों को किस तरह फॉर्मुलेट कि आपने किन किन चीज़ों पे काम करना है. उसके बाद हम एक और जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कंपल्सरीज के अंदर इंग्लिश के बाद अगर हम आगे बात करते हैं और दूसरी हमारे पास जो चीज़ आती है वो 3 पेपर्स, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड जनरल साइंसेज एंड एबिलिटी. उनमें से वो कौन सा पेपर है कि जिसके अंदर हम ज़्यादा एफर्ट करें तो हम अच्छा कर सकते हैं, हम एक्सेल कर सकते हैं. उसके बाद CSS की इस्लामियात बाकी इस्लामियात से किस तरह डिफरेंट होती है. उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल्स आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग इस साल के रिज़ल्ट से एक चीज़ जो कि मैं कहती हूँ कि आप एक की नोट लेंगे वो ये होगा कि ऑप्शनल्स कितनी ही आपको सोच समझ के सिलेक्ट करने चाहिए. ऑप्शनल्स कितने डिसिसिव होते हैं कि वो आपके ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं. एक आप गलत ऑप्शनल जब ले लेते हैं, आपको उसका आइडिया नहीं होता, तो वो आपको किस तरह ब्रूटली आपके फ्यूचर के साथ खेलता है. अब यहाँ पे हम आगे ये देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वाई CSS. ये इसी तरह है कि आप किसी को कहें कि कोई डॉक्टर क्यों बनना चाहता है, कोई इंजीनियर क्यों बनना चाहता है. CSS इज़ द प्रेस्टिजियस सर्विस. इसके अंदर आपको बहुत, अगर आप कर लेते हैं इसको, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर कहा जाता है और हम ये कहते हैं कि दैट इज़ द सुपीरियर सर्विसेज, तो हमें इसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए. उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि CSS के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. क्या हमें हार्वर्ड से पढ़ के आना चाहिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आना चाहिए? नो. CSS के लिए सिंपली यू आर ग्रेजुएट. आप कहीं से सिंपल BA भी अगर कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि वो आपसे सिर्फ वही डिमांड कर रहे हैं. FPSC दैट इज़ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका ये पेपर ऑर्गेनाइज करता है, आपको रिक्रूट करता है, उसका बेसिकली आपसे ये डिमांड है कि आप एक ग्रेजुएट हों. ठीक है, आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, आपने कहा कि मैं CSS करना चाहता हूँ. अब इस जर्नी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है वो आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है आपका, बिकॉज आप एक अनसर्टेन चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं. आप लोग देखेंगे कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे क्लास फेलोज, स्पेशली प्रोफेशनल्स जो हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल दोज, आप देखेंगे कि आपके क्लास फेलोज जो हैं वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं और आप बड़ा फील करते हैं कि यार मैं तो बैठ के यहाँ पे पढ़ रहा हूँ एंड दे ऑल आर डूइंग देयर जॉब. तो वहाँ पे जो चीज़ आ जाती है कि वो आपसे, वो जॉब कर रहे हैं, आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी भी ऐसी चीज़ की कर रहे हैं कि आप उसके लिए सर्टेन भी नहीं है. उस वक्त आपको बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हो रही होती है.
उसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है एक फोकस माइंड और एक रोड मैप। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत सारा सवाल किया जाता है कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जो रोड मैप है उस रोड मैप के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक एकेडमी ज्वाइन करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको एक टाइम टेबल चाहिए, अगर आप एक टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं और अलॉन्ग विद इट आप ये चाहते हैं कि आपको रिक्वायर्ड जो रेलेवेंट मटेरियल मिले, इस सब के लिए फिर ये है कि चलें आप एक रोड मैप के लिए एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। सही है। उसके बाद कि अगर आप CSS करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ के ऊपर तैयार करें कि आप कर लेंगे। अभी आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा तो आपके पास एक फिगर था कि 24,000 एप्लीकेशंस आई, उनमें से 14,000 वो लोग थे कि जो पेपर में अपीयर हुए। मतलब 10,000 लोग वो थे कि जिनकी करेज ख़त्म हो गई एग्ज़ाम तक। नो डाउट उन्होंने तैयारी की होगी, अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो उन्होंने प्रिपरेशन भी की होगी, लेकिन वो इतने करेजियस नहीं थे कि वो क्या करते कि पेपर में जाके बैठते। उसके बाद जब वो पेपर के अंदर बैठते भी हैं, पेपर जो है वो देते हैं, तो उसके बाद आपका एक रिजल्ट है जो कि 14,000 में से जस्ट 372 पीपल, इट्स लाइक पीनट्स, इसमें कुछ भी नहीं कि 372 लोगों को वो पास कर रहे हैं रिटन के एग्जाम में। अब हमें लगता है कि बहुत थोड़े लोगों को पास किया है, लेकिन आपने उन लोगों को नहीं देखना कि जिनको पास नहीं किया, बल्कि आपने उन पे फोकस करना है कि उन्होंने कैसा एक्सेप्शनली वहाँ पे परफॉर्म किया कि उनको क्या कहा गया कि वहाँ पे उनको पास कर दिया गया। अलॉन्ग विद इट जब आप आगे जाते हैं तो ये प्रोसेस यहीं पे नहीं रह जाता। उन 372 में से भी आपने देखा होगा, आप रिजल्ट आप लोग भी इन टच हैं, तो 214 लोग सिर्फ वो थे कि जिनकी फाइनल एलोकेशन हुई। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपको पता चल गया कि ये कितना सीरियस काम है और आपसे ये कितनी डिवोशन और हार्ड वर्क मांगता है। आप ये नहीं कह सकते कि बस ऐसे ही जाके बैठ जाएंगे और कर लेंगे। नो, द थिंग इज दैट कि आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर ये सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद CSS क्यों करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। दूसरी जो बात आती है कि CSS करने के लिए सबसे जो पहली हर्डल है वो इंग्लिश आ जाती है। मुझसे बहुत से लोग जब कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश की समझ नहीं आती, इतने लोग पेपर देते हैं, इंग्लिश में फेल कर दिया जाता है। इवन के आप देखेंगे कि जो टॉपर्स हैं उनको भी 40 पे पास करता है एग्जामिनर, कि अगर खुदा न खास्ता वो 1 नंबर कम हो जाए तो वो सारी चीज़ ही बदल जाएगी। अब इंग्लिश के 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश एसे और उसके बाद हमारे पास प्रेसिंग। एसे के अंदर सबसे पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिस तरह उर्दू एक लैंग्वेज है, जिस तरह पंजाबी एक लैंग्वेज है, इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज के कुछ कोड्स, कुछ रूल्स होते हैं और उनकी बेसिस पे ही आप उस लैंग्वेज में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो आप इंग्लिश की ज़ुबान नहीं जानते, आप इंग्लिश की लैंग्वेज में, उसकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज़ इंग्लिश के पेपर के लिए आप ये समझ लें कि वो एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। ठीक है। अब लैंग्वेज के ऊपर कमांड आप एक दिन में नहीं हासिल कर लेते, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं है, ना वो आपकी मदर लैंग्वेज है, ना वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके ऊपर कमांड के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप डेली बेसिस पे उसके ऊपर वर्कआउट करें। आप जब किसी चीज़ को डेली बेसिस पे अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी रूटीन बन जाती है और उसके अंदर जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो कम होती जाती हैं। अच्छा जी, लैंग्वेज के ऊपर ये कमांड के बाद एसे का जो पेपर है, अगर हम स्पेसिफिकली उसकी बात करें तो उसमें सिर्फ लैंग्वेज नहीं, आपके आइडियाज़ और आपके आर्ग्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एजुकेशन को एक स्कूल या एक किताब तक महदूद रखते हैं तो फिर यहाँ पे आपको अपना स्कोप वाइड करना होगा। यहाँ पे आपने उस एजुकेशन को उस स्कूल से, उस किताब से निकाल के नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। यहाँ पे आपने वो बात करनी है कि वो कौन से मसाइल हैं जो कि एजुकेशन के सिस्टम के अंदर हैं। सबसे पहले वो सिस्टम है क्या,
कौन कौन सी चीज़ें उस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और फिर आपने बताना है कि उन प्रॉब्लम्स को हम हल कैसे कर सकते हैं, और आपने आउट ऑफ द वे जाके बात करनी है। वो चीज़ जो सब बता रहे हैं वो कहीं से छापी हुई चीज़ हो सकती है, लेकिन वो चीज़ जो आप अपने दिमाग से सोच के बता रहे हैं, जो आप अपनी थिंकिंग से बता रहे हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज से बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको एक न्यू वे दे रहे हैं जो कि वो आपसे डिमांड करता है। सीएसएस में अगर वो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं तो वो बाउंड हैं कि वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को चेक करें, वो आपकी क्वालिटीज़ को चेक करें कि आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन किस हद तक देते हैं। सो दैट इज़ फॉर इंग्लिश एसे। सिमिलरली जब हम प्रेसी के पेपर की बात करते हैं तो प्रेसी का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब उसमें आपको वोकैबुलरी, पेरा वर्ड्स एंड ईडियम्स, ये वो चीज़ें हैं कि जिनके साथ हम सब अवेयर हैं। हमें पता है कि हमेशा से हमारे स्कूल में भी एक इंग्लिश बी का पेपर होता था, हम उसको करते थे और ये उसके अंदर चीज़ें आती थी। हाँ, एक चीज़ जो बीच में ऐड हो जाती है वो होती है प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, जो कि 3 मेन सब्जेक्टिव के पार्ट्स हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो फोकस की जाने वाली चीज़ होती है वो होती है प्रेसी। प्रेसी लिखने के लिए एक ही असूल है कि आप डेली बेसिस पे प्रेसी करें। प्रेसी का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रेसी इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। द पी इन द प्रेसी इज फॉर प्रैक्टिस। मेक योर माइंड कि प्रेसी आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट इज फॉर इंग्लिश। कि इंग्लिश के पेपर में अब आप लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि मैम समवन इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, कोई जो है उसकी बेसिक डिग्री है इंग्लिश में, तो वो भी क्यों नहीं पास कर पाता। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली योर लैंग्वेज, किसी की अगर बेसिक डिग्री है तो उसकी लैंग्वेज में कमांड हो सकती है, लेकिन उसके आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपका एग्जामिनर पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे आपको दोनों के अंदर एक्सेल करना है और दोनों चीज़ों में आपने यूनिक होना है, और उसके लिए आपकी एक ही चीज़ है कि आप उसको डेली बेसिस पे करें और इवेलुएट करें। मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम उसमें गलतियाँ करते हैं। जब कोई हमारी चीज़ इवेलुएट करता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें से गलतियाँ निकल जाती हैं। जब गलतियाँ निकल जाती हैं तो फिर जो हमारा सही जो ठीक पार्ट है वो क्या होता है, हम उसको लिखते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, उसको शार्पन करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जिनको मिला के पास करने के लिए कहा जाता है कि इन तीनों को मिला के पास करना होता है, वो है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इन तीनों के अंदर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का एग्जामिनर आपको मैक्सिमम 60-65 तक मार्क्स दे देता है। अगर आप बहुत एक्सेप्शनल हैं तो आपको 70 में भी ले जाएगा। लेकिन वो पेपर जिसके ऊपर आपको एफर्ट करनी चाहिए, जो आपको मार्क्स ज़्यादा देगा, वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंसेस एंड एबिलिटी का पेपर वो है कि जिसके अंदर आपकी साइंस के साथ साथ आपके मैथमेटिक्स और एबिलिटी के स्किल्स को भी देखा जाता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़, अब ये नहीं है कि आप बाकी के ऊपर एफर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर भी वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर आप काम करेंगे, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपका वो सब्जेक्ट है कि जिसको आप ज़्यादा एफर्ट के साथ उसमें से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हमने नंबर लेने हैं, हमने पास करना है, हमने मेरिट बनाना है। हमने ये नहीं करना कि हम वहाँ पे किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन के दिखा रहे हैं, हमने अल्टीमेटली अपने आप को सिक्योर करना है। उसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास आती है इस्लामियात। इस्लामियात बाकी इस्लामियात से बहुत डिफरेंट है। आप वो जो अपनी यूनिवर्सिटी और बाकी लेवल्स पे इस्लामियात पढ़ते रहे हैं, अब वो इस्लामियात नहीं है। अब इस्लामियात एक 1 स्टेप फॉरवर्ड चली गई है। आपसे उसमें एनालिटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। आपने अगर औरत के हकूक़ जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में बड़े पढ़े हैं, इस्लामियात में आपने लिखे हैं, तो यहाँ पे वो औरत के हकूक़ के अलावा जो है उसको किसी और चीज़ से लिंक करके आपको दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कह सकता है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो आप #MeToo लगा रहे हैं, क्या वो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम के अकॉर्डेंस है या नहीं है। यहाँ पे वो आपको चेक करता है कि आप चीज़ों को किस तरह आपस में ओवरलैप करके चलते हैं, आप चीज़ों को किस तरह रिफाइंड वे में और किस तरह शार्पन तरीके से प्रेजेंट करते हैं इन अ टाइम कंस्ट्रेंट। अच्छा जी, दैट वाज ऑल अबाउट कंपल्सरीज। अब हम ये करते हैं
कि हम ऑप्शनल्स की बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी एलोकेशन के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है ऑप्शनल्स। आप लोग अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इन निटी-ग्रिटीज़ का नहीं पता कि 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर से आपकी एलोकेशन या आपके ग्रुप्स किस तरह चेंज हो जाते हैं। और वो ग्रुप्स किस तरह चेंज होते हैं कि आपके जो ऑप्शनल्स हैं वो अगर आप किसी तरीके से गलत चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास चॉइस है, कंपल्सरी में आपके पास चॉइस नहीं है। तो जब भी इंसान के पास चॉइस होती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। सेम इज़ द केस कि ऑप्शनल्स जब आते हैं तो ऑप्शनल में आपने 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जिनकी बेसिस पे आप अपने ऑप्शनल्स को चूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने माइंड में रखेंगे वो ये होगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप एक इंजीनियर हैं, आप अगर अकाउंटिंग वाले हैं, आपकी एक बेसिक कन्फाइंड डिग्री है, तो आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को आप एज एन ऑप्शनल लेके आएंगे क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उस ऑप्शनल को आप लाजमी लाएंगे क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है और आप उसको चूज़ करेंगे तो आप बेशक उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जब आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वो बाकियों से आपको स्टैंड आउट करवाएगा। द थिंग इज़ दैट कि आपने वहाँ पे स्टैंड आउट करना है। दूसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। अगर एक सब्जेक्ट पिछले 5 साल से 10 साल से 70 से ऊपर नंबर दे रहा है एक एवरेज स्टूडेंट को, तो वो एक सेफ सब्जेक्ट है। लेकिन पिछले 10 साल में अगर एक सब्जेक्ट ने सिर्फ 2 दफ़ा बच्चों को 70 से ऊपर नंबर दिए हैं तो वो सेफ नहीं, वो एक अनसर्टेन सब्जेक्ट है। चाहे वो कितना ही इजी क्यों ना हो, अगर आप उसे ले लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो आपके लिए इशू क्रिएट कर देगा। उसके बाद तीसरी चीज़, आप किसमें कंफर्टेबल हैं। अब यहाँ पे जब आप कंफर्टेबल होते हैं और आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखते हैं तो फिर आप उसको फ्लॉप होने के बावजूद भी बड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टी होता है और ये बड़ा कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ऑप्शनल वो चूज़ करें कि जिनके अंदर आपकी कमांड हो, या वो चूज़ करें कि जो अच्छा स्कोर देते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह के पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो हमेशा से अच्छा जो है वो स्कोर देते हैं। और आंखें बंद करके वो बच्चे जो पंजाबी इवन बोल भी सकते हैं वो रख लेते हैं। अगर उन्हें लिखनी नहीं भी आती होती तो वो रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो ये सब्जेक्ट हमें अच्छे नंबर दे देगा। अच्छा, अब ऑप्शनल्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक ऑप्शनल्स और एक होते हैं जेनेरिक ऑप्शनल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो लोग जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड है, हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता कि जो एन ऑप्शनल्स के अंदर आ रहा होता है। एक सब्जेक्ट जो कि साइकोलॉजी है, उसके अंदर वो कुछ ब्रेन, एनाटॉमी और इमोशन वाला पार्ट वो है कि जो हमने पढ़ा होता है, लेकिन बाकी कोई नहीं होता। सेम इज़ द केस कि जो बाकी लोग हैं जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनके कुछ सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं, या कोई एक सब्जेक्ट का अगर स्पेशलिस्ट है तो उसका सब्जेक्ट अगर बीच में है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, तो वो आ जाता है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि जिनका कोई भी ऑप्शनल जो है वो अपनी बैकग्राउंड नॉलेज से नहीं आया होता, तो उनके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि वो जेनेरिक ऑप्शनल्स लें। जेनेरिक ऑप्शनल्स में वो ऑप्शनल्स लें कि जो स्कोरिंग है। अब यहाँ पे जेनेरिक में कौन से आते हैं, अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस की डिबेट हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ये लेते हैं। लेकिन उसमें फिर डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आप तब लें कि जब आप एक एनालिटिकल हों, आपको पता हो कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर कमांड रखते हैं, आपको पता हो कि किस चीज़ के ऊपर कौन सी थ्योरी किस तरह अप्लाई करनी है। सेम इज़ द केस कि अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आपको फिलॉसफी के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। ये जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें अकाउंटिंग, फिजिक्स, और उनमें वही बंदा एक्सेल कर सकता है कि जिसका MBA हो या जो इंजीनियर हो, BS फिजिक्स वाला हो। ये हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अलॉन्ग विद इट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया, लैंग्वेजेस में अगर किसी को लिखने में मसला आता है तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये 3 वो सब्जेक्ट्स हैं कि जो स्कोरिंग रहे हैं, जिन्होंने अच्छे सब जो है वो स्कोर दिए हैं।
सिमिलरली जब हम लॉज के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक आपका पोर्शन बना होता है कि उसमें लॉज है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है। लॉयर्स का एक जो है वो सेफ है, मतलब वो उनका वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा जिस लॉ को प्रेफर करते हैं, लेते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ है। मेरा क्रिमिनोलॉजी था तो इंटरनेशनल लॉ के लिए लोग ये कहते हैं कि वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक सिलेबस बाउंड सब्जेक्ट है और उसके अंदर आप सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करके एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। 2015 के बाद कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और वो नए सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। उन्हीं में से एक ये भी है। उसके बाद एक आपके पास पोर्शन हिस्ट्रीज का भी आता है। अब हिस्ट्री जो है वो प्योरली वही लोग ऑप्ट करते हैं कि जिनको इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे दो हिस्ट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा ली जाती हैं, एक है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री और एक है इंडो पाक की हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री लोग इसलिए लेते हैं कि पाकिस्तान अफेयर के साथ हमारी ओवरलैपिंग हो जाएगी। अच्छा, आपने इस मिथ को भी बर्स्ट करना है कि हम कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। द थिंग इज दैट कि आपने हर सब्जेक्ट अलग प्रिपेयर करना है। अब एक अंग्रेजी के 2 पेपर हैं तो आप दोनों तैयार करते हैं। द थिंग इज दैट कि इसी तरह अगर आपने इंडो पाक रखी है तो आपने पाकिस्तान अफेयर को किसी और वे में करना है, इंडो पाक को किसी और वे में करना है। इसी तरह लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस रख लेंगे तो करंट अफेयर में हमारी कमांड हो जाएगी। आप करंट अफेयर के सवाल को करंट अफेयर के फ्रेम में आंसर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल को इंटरनेशनल रिलेशन के फ्रेमवर्क में करते हैं। यहाँ पे आप थ्योरेटिकल बात करते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना कि ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, ये उससे ओवरलैप कर जाता है, ये उससे ओवरलैप कर जाता है। ये चीज़ आपको पेनलाइज करती है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ जो मैंने पहले कहा कि मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानती हूँ कि वो 1 साल 2 साल तैयारी करते रहते हैं और वो अपीयर नहीं होते क्योंकि आपको एफपीएससी बाउंड नहीं करता कि आप करें कि पेपर देने आए ही आए। वो आपके पास चॉइस है, आप एप्लीकेशन भेज भी दें और उसके बाद भी पेपर में ना आके बैठें, आप एक पेपर दे के बाकियों में ना बैठें। लेकिन नो, आप अपना सबसे ज़्यादा कीमती वक्त जो दे रहे हैं, ये आपका प्राइम टाइम है, ये आपका वो टाइम है कि जहाँ पे लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं। तो आपने इसको एक टाइम स्ट्रेन में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि 6 माह, अच्छा 6 माह कुछ लोगों को नहीं इतना कंफर्टेबल लगता, लाइक आई प्रिपेयर्ड इन 6 मंथ, तो मैं कहती हूँ कि 6 माह में हम कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियल टाइम जो सब लोग कहते हैं वो 1 साल का टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अगली फरवरी में अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप इस फरवरी से या जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो। लेकिन अब द थिंग इज़ दैट कि आप कहते हैं कि इतने मतलब बहुत कम टाइम है, इतना छोटा सा टाइम, हम कैसे पढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए कि जो खुद अपना एक टाइम फ्रेम नहीं बना सकते, तो आपके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। एकेडमी और इंस्टीट्यूट के अंदर ये होता है कि फिर आपका बर्डन आपका टीचर शेयर कर रहा होता है। आपका टीचर आपको एक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसने सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ पे या 2 मंथ पे, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे टेस्ट ले रहा है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका बर्डन शेयर हो गया। आपने सिर्फ उसको प्रिपेयर करना है या आपने उसके ऊपर इतनी एफर्ट नहीं करनी एज़ कम्पेयर टू दोस्त कि वो लोग जो खुद से तैयारी करते हैं। लेकिन फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप कहते हैं कि हम खुद से तैयारी करना चाहते हैं, खुद से तैयारी करके हम ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। हम इसको डिस्करेज नहीं करते, लेकिन अकेडमीज उनके लिए हैं कि जो फिर एक टाइम फ्रेम के अंदर करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे जब चलते हैं तो जो चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स वाला सवाल भी बड़ा आता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। करंट अफेयर का मतलब है कि आप हर चेंजिंग डायनामिक्स के साथ, हर रोज़ बदलती हुई हालात के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन टच हो। आप देखें कि फॉर एग्जांपल इसी पेज के ऊपर, आइजक के पेज के ऊपर आप देखेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर आपको डॉन के रिव्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी चीज़ें मिलती हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। वो आपके पास चीज़ स्क्रीन्ड हो जाती है कि चलो मैं अब अखबारों में से ढूंढने की बजाय इस चीज़ को पढ़ लेता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे आप उस चीज़ को निकाल लेते हैं और आपको वो चीज़ हेल्प आउट कर देती है। इसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। करंट अफेयर के अंदर भी टॉपिक प्रिपेयर करने की डायनामिक्स ये होती हैं कि आप उस टॉपिक की हिस्ट्री जानते हो। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिलेशन को अगर पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद इट आप उन डायनामिक्स को पढ़ेंगे, उस रोलर कोस्टर रिलेशन को पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आज तक रहा। फिर आप उसके अंदर बाकी सेकेंडरी फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे कि जिनके अंदर अफगानिस्तान का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, और फिर आप देखेंगे कि एक वे फॉरवर्ड क्या है, इस रिलेशन को हम स्मूथ कैसे बना सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए भी आपको एनालिटिकल चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको एक से ज़्यादा सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। तो उसके लिए यह है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग वो होंगे कि जो तो अपनी सेकेंड अटैम्प्ट देने जा रहे होंगे, जो कि पहली अटैम्प्ट जो है उसमें उन्होंने किसी वजह से वो नहीं कर पाए। उसके बाद वो अपनी डीएमसी सामने रखते हैं और उस डीएमसी की बेसिस पे वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए कि एफपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। वो लोग जो एक साल एक सब्जेक्ट में 80 नंबर लेते हैं, अगले साल वही लोग 40-45 पे होते हैं। यहाँ पे चीज़ ये है कि अब आपने इस चीज़ को नहीं कर लेना कि मैंने अगर इस साल ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, इसमें मेरे 80 नंबर आए, अब मैं अगले साल जो है इस सब्जेक्ट को लाइट ले लूँ। नो, आप नए सिरे से हर एक चीज़ को इतना ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें जितना आपने पहले किया, ठीक है। और आपसे यही चीज़ें जो हैं वो बाद में पूछी जाती हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने डिफरेंट डायनामिक में आंसर करना होता है। आप देखेंगे कि एक सवाल आप कहेंगे कि ये तो मैंने पिछले पेपर में भी सवाल आया हुआ था, ये तो मेरा इस पेपर में भी सवाल आया हुआ है। नो, हर एक के अंदर उसकी डायनामिक डिफरेंट है। अगर वो पूछता है कि अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान बताओ, पाकिस्तान अफेयर में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, तो ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट में पूछने का मतलब है कि वो दो डिफरेंट डायनामिक्स इसकी मांग रहे हैं। आपने उसको दो डिफरेंट डायनामिक में आंसर करना है। उसके साथ साथ अब आप लोगों ने एडमिशन नहीं भेजे, लेकिन दैट इज़ द टाइम कि आप अपने ऑप्शनल चूज़ करें। आप अपने ऑप्शनल चूज़ करेंगे तो फिर आप उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। बिकॉज आप देखें कि फॉर एग्जांपल कंपल्सरी तो आप अगर स्टार्ट से तैयार कर रहे हैं, इंग्लिश वगैरह कर रहे हैं, तो ऑप्शनल्स को आप निगलेक्ट नहीं करें। आपकी एलोकेशन, आपका ग्रुप, ये तमाम चीज़ें आपके ऑप्शनल्स डिसाइड करते हैं। अदरवाइज आप पास भी कर जाए, अगर आप रिटन क्वालिफायर भी हो जाए, तो आपको एलोकेशन के लिए जो स्ट्राइव करना है, उस स्ट्राइविंग पावर आपको आपके ऑप्शनल्स देते हैं, आपके मार्क्स को बूस्ट करते हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आप नहीं करते ये, तो फिर आपका 1-1.5 महीने का ये सारा सफ़र एट द एंड ख़त्म हो जाता है, तमाम हो जाता है, और आप उसके ऊपर कोई किसी चीज़ को कुछ नहीं आपको मिलता लाइक, और आप कहते हैं, आप एट द एंड डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए आप पहले ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा फ्रेमवर्क लेके चलें जो आपको हेल्प आउट करे, जो आपकी मदद करे ये सब कुछ करने में। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स जो हमने डिस्कस करनी थी। अब आप लोगों के क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोगों की क्यूरीज देखते हैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं कि जो हर एक एस्पायरेंट के होते हैं, जो हर एस्पायरेंट हमेशा से हर एक टीचर से, मेंटोर से, अपने फेलो से डिस्कस करता है। क्योंकि इनको अगर आप आंसर करेंगे तो आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, पहला स्टेप लेंगे और आप जो है वो आगे चलेंगे। उसके बाद एक और चीज़ जो कि क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे की जाती है, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। आप डेली बेसिस पे अपनी हैबिट बनाएं कि CSS इज़ नॉट ओनली रीडिंग बट इट्स ऑल्सो अबाउट राइटिंग। आप इसको लिखें भी, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आप पढ़ते ना जाएं। आप 5 किताबें एक मजमून पे पढ़ के अगर जाएंगे और आप पेपर के अंदर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इट्स नथिंग। हाँ, अगर आपने 2 अच्छी किताबें पढ़ के बड़े अच्छे तरीके से पेपर में लिख दिया है तो आपका एग्जामिनर आपके सिर्फ उस फेस को जानता है जो आपने उसे पेपर में दिया है, ना कि उस फेस को कि जो आप घर में 5-7 किताबें पढ़ के चले गए हैं। मेक एन हैबिट के पढ़ने के साथ साथ आप लिखें भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर जो होता है वो लिखने का पेपर होता है, सुनने का नहीं होता, या इस चीज़ के रेफरेंस का नहीं होता कि हमने इस सब्जेक्ट की वो किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी। हाँ, आप पेपर के अंदर जब उस किताब का रेफरेंस लेके आएंगे, उसके अंदर जो चीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे तो ठीक है,
फिर एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये वाकई ही नॉलेजेबल पर्सन है। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हाँ जी, बुक्स का सवाल जो मेरे सामने अभी आ रहा है। आपको पता है कि इंग्लिश की कोई ऐसी सच किताब नहीं होती कि हम और किसी भी सब्जेक्ट को किसी एक किताब पे बाउंड मत करें। आप किसी एक किताब को कि जो सब पढ़ रहे हैं उसको मत लें। जब सब पढ़ रहे हैं तो सब एक सा लिखेंगे। आप आज जो डिजिटल मीडिया में हम का दौर है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक वास्ट वोकैबुलरी, वास्ट डिस्कशन जो है वो गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप स्कॉलर गूगल पे जाते हैं तो एक टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च है। रिसर्च वो होती है कि जो बेसिकली तमाम चीज़ों से निकाल के एक चीज़ की जाती है। आप लोगों को खुद अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आप कितने रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, फिर आप उनके ऊपर कितनी डिटेल लिखते हैं। तो उनकी बेसिस के ऊपर आप अपने नोट्स खुद बनाएं। एफपीएससी ने आपको जो रिकमेंडेड रीडिंग्स दी हैं उनका ये मतलब नहीं है कि आप वो सारी किताबें पढ़ दें। हर एक किताब में से हर एक जो बेसिक टॉपिक है उसको कवर करें। इस्लामियात के लिए ये है कि इस्लामियात बेसिकली आपको मैंने पहले बताया कि ये वो वाली इस्लामियात नहीं है कि जो हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे पढ़ते रहते हैं। ये वो इस्लामियात है कि जिसके अंदर आपको वन स्टेप फर्दर चेक किया जाता है। आपका एग्जामिनर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि होली प्रॉफिट इज़ अ पीस मेकर, तो वो आपसे पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन हैज़ फेल्ड टू मेंटेन द पीस। होली प्रॉफिट की टीचिंग किस तरह हेल्प करेंगी कि आप उस पीस को मेंटेन करें। इस्लामियात के सिलेबस में एक बड़ी ट्विस्टेड चीज़ है, आप देखेंगे कि उसमें दो तरह की एक है रिक्वायर्ड रीडिंग्स और एक है रिकमेंडेड रीडिंग्स। रिक्वायर्ड रीडिंग्स के अंदर आपको वो किताबें बता रहा है कि जो आपने पढ़नी है। इस्लामियात के पेपर में मॉडरेट अप्रोच अलॉन्ग विद इट उन बुक्स को जब आप कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरी किताब ले लेते हैं। अब जिस तरह हमीदुल्लाह खान की अगर किताब है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, तो आपने देखना है कि उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू इस्लाम ही आपने कॉपी करना है, जो कि अच्छा है। उसको आप वर्ड पे पेस्ट कर लें। 10 किताबों में से अगर आप 5-5 सफ़े भी निकाल के अपने वर्ड पे पेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक रिकमेंडेड बुक बन गई है। ना सिर्फ एक रिकमेंडेड बुक बन गई है बल्कि रेफरेंस के लिए ऑथर के नाम के साथ साथ ऑथर की बुक का नाम भी मिल गया है कि जो आप पेपर के अंदर दे सकते हैं। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है कि आप सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव बैक्ड पीपल। आपके इर्द गिर्द वो लोग कि जो भी आपकी इस दौड़ में हैं और वो भी इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। सेकेंडली, आप अपने आप को बताएं कि इस जर्नी का एंड कितना अच्छा है। आप जो है वो अगर रिक्रूट हो जाते हैं तो आप बहुत सी प्रॉब्लम्स का आपको हल मिल जाता है। आपको जो हम कहते हैं कि अब आपने स्ट्राइव तो करना ही है, आप किसी भी जॉब के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं। कंसिस्टेंसी आपको, आप डेली बेसिस पे काम करें तो हम इंसान अपने आप को खुद रिवॉर्ड देता है। इंसान खुद को खुद इस तरह फील करता है कि हाँ मैं कितना अच्छा काम मैंने किया है, उसको खुद सेटिस्फेक्शन आती है। वो सेटिस्फेक्शन एक रिवॉर्ड होता है जो कि उसकी कंसिस्टेंसी के अंदर रोल प्ले करता है। बिगनर्स जो हैं, अब अच्छा दैट इज़ ऑल्सो अ वन मोर मिथ कि जो हमें बर्स्ट करनी है कि आप जॉब के साथ नहीं कर सकते। जॉब के साथ आप कर सकते हैं अगर आइडियली आप 3 से 4 घंटे अपनी फुल फोकस के साथ अपने किसी इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ दें। जॉब के साथ साथ आप इसको डिज़ाइन करें, जॉब के साथ साथ आप अपना टाइम टेबल बनाएं, अलॉन्ग विद इट एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर इसके ऊपर बात करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। आप जब अपने आप को कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि हाँ अब आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैं इतनी हेक्टिक ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है कि आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि CSS के लिए आपका CA होना आपका कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यू कैन गो फॉर CSS। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो बहुत कोई हार्वर्ड्स डिग्री लेकर आ जाएं। आपसे FPSC सिंपल ग्रेजुएशन डिमांड करती है, चाहे आपने वो घर बैठ के प्राइवेट BA ही क्यों ना किया हो।
अच्छा, इस्लामियात का पेपर इंग्लिश या उर्दू में अटेम्प्ट करना, ये दो क्यूरीज जो ये वो हैं कि जो आखिर तक चलती है। अब आपका एग्जामिनर आपको 12 पेपर्स के अंदर कोई चॉइस नहीं देता, तो वहाँ पे आप जो है वो कहते हैं कि नहीं जी कोई मसला नहीं। द थिंग इज़ दैट कि जब आपको इस्लामियात में वो दे देता है तो आप आखिर तक इसी में पड़े रहते हैं कि हमें इंग्लिश में लेना चाहिए या उर्दू में लेना चाहिए। द थिंग इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंग्लिश में इसलिए लेना चाहिए, आपके पेन का फ्लो इंग्लिश में होता है। पहले 5 पेपर आप अंग्रेज़ी में कर चुके होते हैं और आपको जब छठा पेपर आता है तो आप जब इंग्लिश में आपका पेन का फ्लो है, आपने एक लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर उसको लिखना है। सेकेंडली, मैंने आपको बताया कि इस्लामियात का पेपर अब जो है वो एनालिटिकल बेस होता है। वो नहीं होता कि सिर्फ आपसे नमाज, रोज़ा या ज़कात पूछ लिया जाए। अगर वो भी पूछा जाता है तो उसको किसी चीज़ से लिंक किया जाता है। अगर वो ज़कात पूछ रहा है और ज़कात को इकोनॉमिक सिस्टम से लिंक कर रहा है तो वो इकोनॉमिक सिस्टम आपने इंग्लिश में तैयार किया हुआ है, तो आप उसको अच्छे तरीके से रिलेट कर लेते हैं। या स्टेटस ऑफ वुमेन को फेमिनिज्म के साथ अगर वो रिलेट कर रहा है तो आपने जेंडर स्टडीज़ में या एसए में फेमिनिज्म को इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में जो है वो फेलियर रेशो कम है, इंग्लिश में स्कोरिंग ट्रेंड ज़्यादा है। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप इंग्लिश के अंदर इस्लामियात को ऑप्ट करें। लेकिन अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कंफर्टेबल लेवल जो है वो मैटर करता है। मे बी आप इंग्लिश में उसको लेके आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक बन जाए। इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपके सबसे पहले तो आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स है, तो आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप देखें कि अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब्जेक्ट्स को अगर आप ले सकती हैं तो वो आप लें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा जी, आप इंग्लिश की स्टूडेंट कंपलसरी के लिए मैंने आपको बताया कि जो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं उनमें से आप कोई एक किताब, अगर आप कहते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो आप कोई किताब खरीद के उसके टेबल ऑफ कंटेंट देखें कि जो सिलेबस को कवर कर रहा हो। इंग्लिश के लिए तो कोई किताब नहीं है, इंग्लिश के लिए आपको एक वास्ट रीडिंग चाहिए जो कि आप डिफरेंट सोर्सेज से करते हैं। आईआर और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको जो पहले बताया कि आप किसके अंदर कंफर्टेबल हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप जो है वो एक ऐसे रिस्ट्रेंट के अंदर काम करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि सिलेबस बाउंड पेपर आप करना चाहते हैं कि जो आप प्रिपेयर करके जाएं आपका पेपर उसमें से ही आए, तो आप क्या करेंगे कि आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि थ्योरीज को किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा जी, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी और सी लॉ। अब अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पहले जो कहा कि पॉलिटिकल साइंस जब लेते हैं तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन द थिंग इज दैट कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अलग तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर आपने केस स्टडी डालनी है। आप उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट वर्सेस डोसो और बाकी जो केसेस हैं, स्टेट वर्सेस नुसरत भुट्टो, वो तमाम केसेस उसके अंदर आते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। और वो बेशक एक लॉयर अच्छा प्रिपेयर कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सेकेंडली, जो सी लॉ है वो एक अनसर्टेन सब्जेक्ट है, उसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनोलॉजी है वो पाकिस्तान बेस्ड, पाकिस्तान की पुलिसिंग, उसके अंदर जो क्राइम रेट्स हैं, क्राइम रेशोज़ हैं, उनकी रीजंस हैं, उनके ऊपर बेस करती है। तो इसलिए क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए कि जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने पहले बताया कि अगर आपका बैकग्राउंड है तो वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, स्टार्ट आपने करना ये है कि अगर आपकी बेसिक डिग्री है तो आप बेसिक से स्टार्ट लें। हर इंसान बेसिक से स्टार्ट लेता है। अगर कोई हार्वर्ड से भी पढ़ के आता है तो वो बेसिक से स्टार्ट लेता है। स्टार्ट अगर आपने बेसिक से लेना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उन चीज़ों पे काम करें कि जो नेसेसरी हैं, यानी कि आपको पता है कि इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, आप उनको पॉलिश करें। उसके साथ साथ फिर आप कंपल्सरीज और ऑप्शनल्स को लेके चलें। आप एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल को अगर साथ लेकर चलते हैं और आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 महीने का टाइम है कि मैंने इसको कंप्लीट करना है, ऑलवेज मेक अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल के अंदर काम करें। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते, अगर आप टाइम टेबल की बेसिस के ऊपर काम नहीं करते तो आप काम नहीं कर सकते।
ज़ूलॉजी वालों के लिए ज़ूलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन उनके लिए भी अब ये जो हम एमएससी वाले और एमए वाले बहुत सारे जो हैं ये जेनेरिक सब्जेक्ट्स लेते हैं। जेनेरिक इन सेंस कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, ये एक जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप लेके चलते हैं। अगर आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, तो वो एक सब्जेक्ट जो 100 नंबर का आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में से साइकोलॉजी जो है वो ज़्यादा सेफ सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी के अंदर स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ एक मसला है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स 2015 से पहले 200 नंबर के थे, लेकिन उसके बाद इनको 200 वाले सिलेबस को 100 में कन्वर्ट कर दिया गया। आप देखें कि 200 नंबर का सिलेबस ज़्यादा होता है, 100 नंबर का कम होता है। जब 200 नंबर के सिलेबस को आप 100 नंबर के सिलेबस के अंदर एडजस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट बर्डनाइज हो गया, उसको अब 200 नंबर का काम करना पड़ेगा 100 नंबर के लिए। अच्छा जी, हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस के साथ आप जो है क्रिमिनोलॉजी ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री ले सकते हैं। उसके साथ जेंडर स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सब लेते हैं, या फिर उसके मुकाबले में एनवायरमेंटल साइंस लिया जाता है। जेंडर स्टडीज़ लेने की एक चीज़ ये भी होती है कि जो जेंडर स्टडीज़ है वो आपको ऐसे के अंदर आप एक जेंडर का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर आपके बाकी जो कहीं ना कहीं आपके जेंडर के ऊपर इश्यूज़ हैं जेंडर बेस्ड, तो वो आपके इश्यूज़ भी कवर करती है। लेकिन वो लोग कि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले हैं, जो कि जिन्होंने एमएससी की हुई है, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल चीज़ें और थ्योरेटिकल चीज़ों के अंदर कंफर्टेबल है रैदर देन एक सोशल साइंस के अंदर, तो वो एनवायरमेंटल साइंस को ऑप्ट करेंगे। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं ऑलरेडी आपको ऑप्शनल्स बता चुकी हूँ, और पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसकी वजह एक ये भी है कि उसका एक सिलेबस जो है वो कन्फाइंड होता है और आपको उसी सिलेबस में से प्रिपेयर करना होता है। लॉ, अगर आपकी बेसिक डिग्री लॉ की है तो दैट इज़ वेरी गुड। लॉ वालों को सबसे ज़्यादा एज होता है कि ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो लॉ वालों के ओवरलैप कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी बेसिक के अंदर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होता है, लॉज उन्होंने सब पढ़े हुए होते हैं, बाकी कोई सोशल साइंस में वो सोशियोलॉजी ले लेते हैं। मैथ इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ इज़ अ येस और नो गेम। अगर आप सही करते हैं तो वो आपको बहुत नंबर दे देता है। मैथ के लिए बचपन से वही फार्मूला है कि आपने मैथ का सवाल ठीक किया है तो आपके नंबर हैं, आपने गलत किया है तो आपके काट दिए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंजीनियर्स के लिए फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है कि वो फिजिक्स ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जेंडर स्टडीज़ जो है वो इस दफ़ा फ्लॉप हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइंदा भी फ्लॉप होगी। जेंडर स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो 80s में नंबर देने वाला सब्जेक्ट है और जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी जेनेरिक सब्जेक्ट्स ही हैं जो मैंने आपको बताया कि अब आप मेडिकल वाले पॉलिटिकल साइंस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, ये उनके लिए अच्छे सब्जेक्ट हैं। अच्छा, बुक्स जो है वो ऑप्शनल की जो बुक है, ऑप्शनल्स के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करनी पड़ती हैं। आपको यूट्यूब अलॉन्ग विद इट आपको गूगल, आपको जो है वो आर्टिकल्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शनल के ऊपर इतना क्वालिटी मटेरियल आपको मार्केट में नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो फिर आपको उसमें से ऐड करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि ऑप्शनल में आपने खुद को एक्सेल करवाना है। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस इज़ रियली गुड सब्जेक्ट। अच्छा, लॉ का बैकग्राउंड है तो लॉ वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू IRS। ये मेरी अपनी एक पर्सनल सजेशन है उनके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो उनको आते होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क का, तो ये उनका जो है वो बड़ा अच्छा बन जाता है। अच्छा, जो मुस्लिम लॉ और इस्लामिक हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले इनको लेने से पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ एम्बिग्विटी है, और आप जब ये पेपर्स देते हैं तो उन पेपर्स को चेक करने वाले आपको एज अ मुफ्ती समझ के चेक कर रहे होते हैं, वो आपको मुफ्तियान समझते हैं, तो इनके अंदर आपको पेनलाइज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इसी तरह होता है कि आप इस्लामियात के पेपर के अंदर आयत लिखें और उसमें ब्रैकेट में फिर आप बता दें आयत नंबर फलां, पारा नंबर फलां, और फिर वो आपको चेक करे आपका एग्जामिनर, और फिर उसके अंदर मसला हो। अच्छा, ये सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ, ये बड़े लंबे लॉज होते हैं। अगर आप LLB के अंदर बहुत ही आप अच्छे लॉयर हैं तो फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो बाकी इंटरनेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रिस्ट्रेन वाले लॉ हैं वो आप लें। कंप्यूटर साइंस भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा जी,
क्रिमिनोलॉजी की मार्केट के अंदर अगर एक लोकल बुक अच्छी है ना तो वो अब्दुल मजीद औलख की किताब है, जो कि एक अच्छी है। बाकी तो उसके अंदर रिकमेंडेड रीडिंग है। क्रिमिनोलॉजी में आप देखेंगे कि लिंक्स उसने लिख के आपको दिए हुए हैं, वो जो लिंक्स हैं वो आप जब खोलेंगे तो आपको बड़ा मटेरियल उनके ऊपर मिल जाता है। क्रिमिनोलॉजी में उसमें आपका काम बड़ा आसान कर दिया। अच्छा ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज तो है वो, आप लैंग्वेज का जब पेपर दे रहे हैं तो वो आपसे ऑफ कोर्स डिमांड करता है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ उसके अंदर जो आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स है आप उसको प्रेजेंट करें। एक आइडियल वे ये होता है कि एक आउटलाइन बनाई जाए और फिर उस आउटलाइन के बाद एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन के साथ एक ऐसा पैराग्राफ लिखा जाए कि जिसके अंदर ऑल ग्लिम्सेस ऑफ आउटलाइन आपने दी हों, और फिर आपने जो आउटलाइन के अंदर हर बुलेट पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को आप एज ए सेपरेट एसे के तौर पे इन पैराग्राफ लिखें। उस पैराग्राफ के अंदर आप काज इफेक्ट बताएं और लास्ट में आप सॉल्यूशंस और कंक्लूजन दें। ये एक आइडियल फ्रेमवर्क होता है कि जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, IR जो है वो 200 नंबर का सब्जेक्ट होता है। IR और केमिस्ट्री आप जो है, अगर आप अब यहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल है कि आप उसके साथ आपका बनता है या नहीं बनता। उर्दू लिटरेचर, अगर आपकी उर्दू के ऊपर कमांड है, आपकी बेसिक उर्दू में है, तो तब अदरवाइज उर्दू के अंदर बड़े कम नंबर आते हैं। उर्दू का जो उर्दू लिटरेचर इज़ जस्ट लाइक एन इंग्लिश लिटरेचर कि उस और इवन के वो उससे ज़्यादा मुश्किल है, उसके अंदर बड़ी निटी ग्रिटी है। हम जो उर्दू बोलते हैं उसके अंदर भी बड़ी गलतियाँ होती हैं। तो अब ये है कि वह जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको अंडरस्टैंड होता है कि हाँ भाई कितने प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर या कितने नहीं है। अच्छा जी, पीएमएस इज़ बेसिकली अ प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज। आप पीएमएस के बारे में हम जब बात करते हैं तो पीएमएस हम कहते हैं कि बहुत से लोग सीएसएस की तैयारी करते हुए पीएमएस दे देते हैं और लकीली वो लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं। पीएमएस के अंदर अब जो चीज़ हमारे पास आती है उसका आपका डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके अंदर एक जो पेपर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है वो जनरल नॉलेज का पेपर कहा जाता है, क्योंकि वो येस और नो वाला पेपर होता है। और उसके ऑप्शनल जो होते हैं वो 200 नंबर का 3 आपने ऑप्शनल्स लेने होते हैं। तो कुछ लोग वो होते हैं कि जिन्होंने जो सब्जेक्ट सीएसएस में लिए होते हैं वही वो पीएमएस के लिए भी ले लेते हैं। लाइक पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अगर आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड है तो आप ज्योग्राफी और साइकोलॉजी ले सकते हैं। सोशियोलॉजी है उसके अंदर, मैथ्स, कम्युनिकेशन, सोशल वर्क और पंजाबी, वो 3 सब्जेक्ट हैं कि जो हर बंदा अपने पीएमएस के अंदर ले रहा होता है और वो वाकई स्कोरिंग भी हैं और अच्छे भी हैं अगर आप उनके ऊपर एफर्ट करते हैं। अच्छा जी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायो वालों को मैंने बताया कि अगर आपकी बेसिक डिग्री है तो फिर आप वो सब्जेक्ट लें। अगर आपकी बेसिक डिग्री नहीं है तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपने सिर्फ ये है कि बेसिकली आपने कहते हैं कि मैं बायो का स्टूडेंट था तो मैं अभी ले लेता हूँ जूलॉजी, तो नो, आप जब देखेंगे तो उसके अंदर एनिमल्स और उनकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम के ऊपर जाते हुए आपको पता चलेगा कि वो बड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अच्छा जी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं आपको कोई एक जो है वो नहीं दे सकती कि आपको मैं एक बता दूं कि ये इतने जो हैं वो मार्क्स थे, इतने सब्जेक्ट्स थे तो आप इनको रख लें, यही 6 आप सब रख लें। ऐसे नहीं होता, ये गलत बात है। और वो अकेडमीज जो इस अप्रोच को अपनाती हैं कि सब बच्चों को आप एक सब्जेक्ट जो है वो पूरा ऑप्शन कम्बिनेशन रखवा दें, वो गलत बात होती है। कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होते हैं। उनको स्कोरिंग ट्रेंड्स बता के उनको अच्छा बुरा सिलेक्ट करवा के हमने क्या करना होता है, उसको सिलेक्ट करवाना होता है। अच्छा जी, टाइम टेबल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट आइडियली ये कहा जाता है कि अगर आप 5 घंटे प्रोडक्टिवली देते हैं और उनके अंदर आप इस तरह डिवीजन करते हैं कि आप इंग्लिश के साथ एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल लेके चल रहे हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, आई हैव सीन द क्वेश्चन के इंटरव्यू इस दफ़ा क्यों लो स्कोरिंग था। द थिंग इज़ दैट कि चेयरमैन इंटरव्यू वो चीज़ है कि जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेयरमैन साहब की मर्जी होती है कि वो लास्ट में आपको कितने मार्क्स देते हैं। इंटरव्यू में एक चीज़ तो मैंने जो नोट की कि जो स्पेशली प्रोफेशनल्स थे उनको कम नंबर दिए गए, क्योंकि ए चेयरमैन वाज ऑफ द व्यू कि जो डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स हैं वो बेसिकली अपनी फील्ड के अंदर रहे। मे बी दैट वाज द रीज़न, लेकिन वहाँ पे कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि हम कह सकते हैं कि इसकी बेस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा ही एक सब्जेक्ट है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी,
तो आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का जो सब्जेक्ट है वो ऑप्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 10 साल में सिर्फ 2 सालों में एक अच्छा स्कोर दिया है, तो हम उन 2 सालों की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस दफ़ा भी ये बहुत फ्लॉप सब्जेक्ट गया है, तो इसलिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एक सेफ चॉइस है। अच्छा जी, विदाउट एकेडमी आपको ये कि अगर आपको कमांड है चीज़ों के ऊपर, आप कहते हैं मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं टाइम को जो है वो यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो आप जो है वो विदाउट एकेडमी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकेडमी से करते हैं तो आप एक टाइम फ्रेम के अंदर आपकी अच्छी इवैल्यूएशन हो जाती है, तो वो अच्छा है। अच्छा जी, ओके जी, सो दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। नोट्स मैंने बनाने का आपको तरीका बताया। आप रिकमेंडेड बुक्स में से चीज़ें कॉपी करके वर्ड पे पेस्ट कर दें, आपकी एक किताब बन जाएगी। और उसके बाद अगर आप हैंडमेड बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, अलॉन्ग विद इट आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो आई हैव नो आइडिया कि वो अपने बेसिक में कौन से पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वालों का मैथ और फिजिक्स बेसिक होता है, तो आई मस्ट से कि आप जो है वो फिजिक्स ले लें। फिजिक्स एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश वालों के लिए वही है, इंग्लिश एक जेनेरिक सब्जेक्ट है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश के अलावा बाकी जो चीज़ है वो आप यही कर सकते हैं कि इंग्लिश में आप पॉलिटिकल साइंस ले लें या इंटरनेशनल रिलेशन ले लें। इंटरनेशनल रिलेशन का मैं ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल में बता चुकी हूँ कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप रखें, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और थ्योरीज के एप्लीकेशन के अंदर नहीं आते तो नहीं। आउटलाइन के बगैर कुछ अच्छा, आई डोंट नो, अभी तो मतलब कुछ सालों पहले ये बात थी, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आउटलाइन के बगैर भी इससे कर लिया, बट नो, आउटलाइन इज़ द थिंग। आप यूनिक नहीं बने, आप वहाँ पे आउटलाइन बनाएं, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है वो मे भी सिर्फ आपकी आउटलाइन पढ़ के आपको एवेलुएट कर रहा हो, मे भी वो पूरा पेपर पढ़ के एवेलुएट कर रहा हो। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आउटलाइन को लाजमी बनाना है। सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, दैट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और ये एक ऐसी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं कि जिनको आप ग्रास्प कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप कमांड हासिल कर सकते हैं। जेंडर जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर बॉटनी आपका बेसिक है, आपको लगता है कि आप बॉटनी को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकती हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर जेंडर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मोस्टली लोग लेते हैं, और जेंडर जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ जी, मैंने पहले बताया कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है और आप बैचलर के बाद इस सब को कर लेते हैं। दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने बताया। और मेरा जो ऐसे था वो था कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब ऐसे के अंदर या आप लिटरली ऐसे लेते हैं, अगर आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड हो, तो अगर आपका हमारे जैसा किसी का जनरल बैकग्राउंड हो, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे लेते हैं कि जिसके अंदर कॉज अफेक्ट हो। सोशियोलॉजी इज़ बेटर देन सोशल वर्क, क्योंकि सोशल वर्क के ऊपर आपको मटीरियल जो है वो नहीं मिल रहा होता। ठीक है, ड्यूरिंग डिग्री आप बेसिक चीज़ों के साथ इन टच रहें, जिनमें से आपके इंग्लिश और करंट अफेयर्स हैं, तो वो आप उनके साथ आप इन टच रहें। सो दैट वाज द थिंग। अब हम इसको कंक्लूड की तरफ लेके जाते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं मेरे कि अलॉन्ग विद दीज ऑल थिंग्स, फैमिली बैकग्राउंड नहीं मैटर करता, कुछ मैटर नहीं करता। मतलब आई बिलोंग टू द स्मॉल एरिया ऑफ जस्ट चकवाल के एक ऐसे एरिया से कि जहाँ पे कोई एज सच एजुकेशनल ट्रेंड नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन कि जिसने CSS के लिए गई, एंड बिफोर दैट देयर वाज नो एज सच ट्रेंड कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। तो कोई बैकग्राउंड नहीं मैटर कर रहा होता। आई टोल्ड यू कि ना आपका कोई एजुकेशन का कर रहा होता है कि आप हार्वर्ड से पढ़ के आएंगे तो तभी आपसे बात की जाएगी। ये हमारी अपनी मिथ्स होती हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो एक तो एम्बिगुअस है, उसके बाद आपका जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है वो इन बेसिस पे चेक कर रहा होता है कि आपको वो मुफ्ती समझ के कर रहा होता है, तो आप सोच समझ के करें। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ ऐसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, उसका आउटलाइन के साथ उसकी इंट्रोडक्शन, उसके जो की फैक्टर्स हैं, उसकी मेन बॉडी जिसके अंदर आप हर एक जो आर्ग्यूमेंट है उसको पैराग्राफ की फॉर्म में देते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो चीज़ है वो आपका कंक्लूजन। अच्छा जी, इन कंक्लूजन हम ये बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद को कंसिस्टेंट रहें, आप खुद को खुद मोटिवेट करते हैं। जब आप डेली बेसिस पे काम करते हैं तो आप कहते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। ये सोचना छोड़ दें कि आपका होगा या आपका नहीं होगा। आप ये सोचें कि जब आप कर रहे हैं तो आप एट द एंड एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे, आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप लोगों में बात कर सकेंगे। उसके बाद द सेकंड थिंग इज़ कि मेंटल हेल्थ मैटर अलॉट। आप जब कुछ कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे होते हैं,
कुछ लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के कर रहे होते हैं, तो उन बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन और इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। उनको लग रहा होता है कि उनके कलीग्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और वो वेले बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं आप लोगों ने करना। आपने इस टाइम को एक क्वालिटी टाइम समझ के यूटिलाइज करना है। आपने कहना है कि आप उन लोगों के बजाय क्या कर रहे हैं कि एक नॉलेज हासिल कर रहे हैं। नोट्स बनाने की टेक्निक आई हैव टोल्ड यू गाइज ऑलरेडी। तो आप बेशक पूरी दुनिया के सब्जेक्ट्स ले लें, आपको इंग्लिश ऐसे आप नहीं कवर कर सकते जब तक आप इंग्लिश ऐसे के ऊपर अलग से एफर्ट नहीं करेंगे। राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए द थिंग इज़ दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ठीक है। नो डिग्री इज़ नॉट मैटर। मैंने कहा कि सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपको चाहिए वो भी एक क्राइटेरिया है, तो दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल जिसके ऊपर हमने बात करनी थी। दैट आर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये वो मिथ्स हैं, ये वो क्यूरीज हैं कि जो हर एक स्टूडेंट को होती हैं, जो हमें एड्रेस हो जाए तो एक स्टूडेंट को फ्रेमवर्क और लेआउट मिल जाता है। बाकी आइज़िप इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइज़िप के अंदर आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अलॉन्ग विद इट आपकी क्वालिटी वाइज एवेलुएशन होगी, आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप जो है अगर एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन चूज़, यू कैन ज्वाइन डिपेंडिंग अपॉन योर कम्फर्ट लेवल। अलॉन्ग विद इट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ फ्रॉम दिस नोवेल कोरोना वायरस, और अपने जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखें। सो दैट्स ऑल जो कि हमने डिस्कशन करनी थी, जो कि हमने बातें, जो एजेंडा है हमारा वो हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा उन चीज़ों को लेके चलने में और एक वाइज डिसीजन लेने में। डोंट क्विट। सबसे पहली चीज़ कि आप क्विट नहीं करें। आप एक टाइम फ्रेम बनाएं कि आपने उसमें तैयारी करनी है, तो फिर आप कर लेंगे। अगर आप उस टाइम फ्रेम में रह के करेंगे तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर आप जो एक टाइम फ्रेम में नहीं चलेंगे, आप इधर की सुनेंगे उधर की सुनेंगे, तो आपके लिए बड़ी चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो दैट्स ऑल। मैं बाद में जो है वो अपने आईडी पे, अपने पेज पे मैं अपने नोट सैम्पल आई कैन शेयर आप लोगों के लिए, अगर वो आपको हेल्प आउट करते हैं। 6 months आर इनफ। अगर आप अपने माइंड को कहें कि मेरे पास 6 महीने हैं, तुमने 6 महीने में काम करना है, तो वो करेगा। आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाएं, ना कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएं। आप आजकल बहुत से लोगों का कोई काम नहीं है, वो घर पे हैं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्शन विद यू ऑल। हम इंशाल्लाह आइंदा भी इंटरेक्ट करते रहेंगे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर।